गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया श्रृंखला शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल मंडल या समुद्र विज्ञान, या इसको इंग्लिश में ओशियनोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज इसका जो पहला चैप्टर है महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि महासागरीय नितल होता क्या है, इसके जो उच्चावच होते हैं कौन कौन से इसके उच्चावच हैं, और इसका निर्माण कैसे हुआ और इनकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पूरे ग्लोब पर जो महासागर और महाद्वीप का वितरण है वो उसमें भिन्नता है। जो महासागर है काफ़ी जो 70% के आसपास 70.8% महासागर हैं, जबकि महाद्वीप हैं तो 29.2% है। ठीक है, और इसमें भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी भी अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप की जो क्षेत्रफल ज़्यादा है, जब महासागर कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का जो क्षेत्रफल है काफ़ी ज़्यादा है और महाद्वीप कम है। ठीक है, तो जो यहाँ पे महाद्वीप महासागर की जो औसत गहराई है वो 3790 मीटर है, जबकि जो महाद्वीप है इसकी औसत ऊंचाई है 875 मीटर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये लगभग एक्यूरेट अंक नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि 3900 मीटर भी दे सकता है। कई बार ऐसे दिया है, तो उसको भी ऑप्शन के अनुसार उसको आंसर आप लगाइएगा। जो एक्यूरेट जो गहराई है वो 3790 मीटर ही है। ठीक है, ये जो हम लोग उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए वक्र का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्र का नाम है उच्चतादर्शी वक्र। ये स्थलखंड का भी होता है और महासागरों का भी होता है। जो उच्चावच के लिए जो वक्र का निर्माण किया जाता है इसको उच्चतादर्शी वक्र या इंग्लिश में इसको हिप्सोमेट्री कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो महासागरीय भाग है, कौन कौन सा इसमें जो उच्चावच होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो स्थलीय खंड पे महाद्वीप, जो स्थलीय खंड पे होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील इस टाइप पे होता है, तो इसमें भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है महासागरीय को नितल वाले भाग में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला भाग है महासागरीय तट होता है, ये महाद्वीपीय तट होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, महासागरीय उभार होता है, ये गहरे सागरीय मैदान होते हैं, सी माउंट होता है, महासागरीय कटक होता है और महासागरीय गर्त होता है। और इसके अतिरिक्त ये महासागरीय जो द्वीपीय तोरण भी इसमें शामिल होता है, या गुयोट भी इसमें शामिल होता है। ये जो मुख्य उच्चावच हैं वो ये है। इसके अतिरिक्त अन्य कई भी छोटे छोटे जो उच्चावच है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुई है या क्या इनकी विशेषता होती है। सबसे पहला जो है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ढलान होता है वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में होता है, मतलब ढलान काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, ये लगभग समतल ही होता है। ठीक है, इसका जो ढलान काफ़ी कम होता है। ये जो जितने भी महासागरीय क्षेत्र हैं, महासागरीय के 8.6% भाग पे इसका जो माने इसका क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, और हर महासागर में इसका अलग अलग क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी चौड़े और छिछले भाग होते हैं। जैसे कि होता है कि काफ़ी ये ढलान नहीं होता है, ये लगभग ये छिछला ही होता है। ठीक है, और इसके निर्माण के संदर्भ में कई विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ का लोग का कहना है कि ये सागरीय तरंगों द्वारा इसका अपरदन के कारण से हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, निक्षेपण के स्थलखंड में से जलाए गए जो अवसाद होते हैं उसके निक्षेपण के द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, इसमें एक और मुख्य विशेषता है द्वीपीय मग्न ढाल में कि ये स्थल खंडों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं इससे प्रभावित होते हैं। अर्थात जो स्थल खंड के जो तटीय क्षेत्र में यदि ऊंचाई ज़्यादा होती है या फिर पर्वत होते हैं, यहाँ पर्वत ज़्यादा होंगे तो स्थल खंड की जो महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई होगी कम होती है, और जहाँ पे ये स्थल खंड वाला भाग मैदान होता है तो ये महाद्वीपीय मग्न तट होता है काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, विश्व के जितने भी एकाध जो अपवाद है उसको छोड़ करके विश्व में जितने भी मग्न तट हैं जो जहाँ पे चौड़े हैं वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो ये मैदान वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे यूएसए के पश्चिमी भाग में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे रॉकी पर्वत है, वहाँ के जो मग्न तट काफ़ी पतला है, जबकि उसके पूर्वी भाग में काफ़ी चौड़ा मग्न तट है, क्योंकि वहाँ पे
कोई बहुत पर्वत मैंने नहीं है, मैदानी क्षेत्र हैं, जो पर्वत हैं अपलेशियन पर्वत हैं, काफ़ी भीतर हैं, ठीक है। ऐसे ही भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उसके दोनों भाग में देखते हैं, जिससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सह्याद्री पर्वत है, तो वहाँ पे जो मग्न तट होता है काफ़ी पतला होता है, जबकि इसके पूर्वी भाग में, जो पूर्वी घाट में, वहाँ मैदान लगभग पूरी भाग मैदान ही है, तो चौड़ाई इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो नदियों के मुहाने से भी इसका संबंधित होता है, जहाँ नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद होता है, इसके निक्षेपण के द्वारा भी वहाँ की जो मग्न तट होता है काफ़ी चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा का जो मुहाना है, वहाँ पे चौड़ा जो मग्न तट मिलते हैं, जबकि इसके जो पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पे जो नर्मदा और तापी मुहाना है, वहाँ पे नदियों द्वारा अवसाद नहीं लाए जाते हैं, फिर भी वहाँ पे अपेक्षाकृत कम जो चौड़ा मग्न तट है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रभावित करता है जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है। जो इसका विश्व में सर्वाधिक जो चौड़ा मग्न तट है वो आर्कटिक क्षेत्र में है। आर्कटिक क्षेत्र मतलब कि जो रूस के उत्तरी क्षेत्र में है, वो वहाँ पे सर्वाधिक चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला है महाद्वीपीय मग्न ढाल। जो महाद्वीपीय तट से अगला जो भाग सागर की तरफ जाएंगे तो महाद्वीपीय ढाल पाए जाएंगे, मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप इसका नाम देते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। इसका जो ढाल होता है 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। हालांकि काफ़ी ये वेरिएंस है इसमें, कभी कभी इससे 10 से भी ज़्यादा इसमें जो ढाल पाया जाता है। अभी तक जो मैक्सिमम ढलान ज़्यादा देखा गया है वो 15 डिग्री तक ढलान देखने को मिला है, ठीक है। और सामान्य रूप से 5 डिग्री ही इसका औसत माना जाता है कि 5 डिग्री ढलान इसका होता है। जो इसकी ग्रेनाइट की अंतिम सीमा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ये जो है कि हम लोग जानते हैं कि जो क्रस्ट भाग बना है पृथ्वी के, हम लोग 3 भाग में है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट वाला भाग होता है, जो ऊपर का भाग है, 2 तरह से बना हुआ है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशियनिक क्रस्ट होता है, ठीक है। एक महासागरीय क्रस्ट और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो महासागर का क्षेत्र होता है वो महासागरीय क्रस्ट द्वारा बना गया है, अर्थात ये बेसाल्ट द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि जो महाद्वीप वाला जो क्रस्ट होता है वो महाद्वीपीय क्रस्ट द्वारा बना होता है, अर्थात ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाला भाग ग्रेनाइट का होता है, जबकि ये वाला भाग जो महासागरीय क्रस्ट वाला भाग बेसाल्ट का बना होता है, ठीक है। और इसके नीचे स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है, जैसे जो कि ये मेंटल का भाग हो जाता है। तो ये दोनों जो कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच का जो सीमा का निर्धारण करता है। जो महाद्वीपीय ढाल है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, महाद्वीपीय दोनों का सीमा बनाता है, ठीक है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो इसका विशेषता है कि इसमें अंतःसागरीय कंदरा पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो अंतःसागरीय कंदरा जैसे स्थल खंडों पर मिलता है, जो नदी घाटी में गॉर्ज मिलता है या कैनियन मिलता है, उसी प्रकार से ये भी कैनियन मिलता है। हालांकि इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है जितना स्थल खंडों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने पाया जाता है। ये जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है, यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता है अंतःसागरीय करने, इंग्लिश में इसको सबमेरीन कैनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये लगभग इतना ढलान ज़्यादा होता है कि यहाँ अवसाद नहीं मिलते हैं, ठीक है, अवसाद रहित होता है। और ये कहीं कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, अन्यथा ये पूरी तरह से प्लेन ही होता है, ठीक है। इसकी गहराई 200 से लेकर 2000 फैदम तक की होती है, ठीक है। और इसके उत्पत्ति के संदर्भ में भी विद्वानों में अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अपर्दन के द्वारा बना है और कुछ विद्वानों का मानना है कि विवर्तनिक हलचल के कारण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला जो स्थलाकृति है वो महासागरीय उभार है, ठीक है। महासागरीय उभार यानी ओशियानिक राइज के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको ओशियानिक राइज कहते हैं। इसका भी ढलान काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, इसको 1 डिग्री से भी कम इसका ढलान होता है, 0.5 से 1 डिग्री के बीच में इसका ढलान होता है, काफ़ी ये प्लेन होता है और अंततः जाके ये प्लेन में मिल जाता है। प्लेन में इसमें कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये भी लगभग अवसाद रहित ही होता है। दूसरी चीज़ की इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पहाड़ियाँ मिलती हैं, अन्यथा ये भी पूरी तरह से सपाट ही होता है, ठीक है।
जो इसका जो गहराई होता है 2000 से 3000 मीटर इसकी गहराई होता है। ठीक है, अगला जो स्थलाकृति है उच्चावच है वो गहरे सागरीय मैदान है। ठीक है, गहरे सागरीय मैदान यहाँ से यहाँ तक जो है ये सर्वाधिक विस्तृत भाग में मिलते हैं। ठीक है, जितने भी महासागर का जो नितल भाग है सर्वाधिक महासागर लगभग 75% के आसपास है, 75.9% भाग पे इसका क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, और इसका ढलान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी समतल ही होता है, एक संबंध 100 के इसका ढलान होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ढलान नहीं होता, लगभग प्लेन के बराबर ही होता है, लेकिन ये उखड़ खाबड़ होते हैं, इतना ज़्यादा ये प्लेन दिख रहा है नहीं होता है, ये उखड़ खाबड़ होते हैं और इस पर अवसादों का जमाव होता है। ठीक है, अवसाद हालांकि ये अवसाद जो स्थलखंड द्वारा लाए गए नदियों द्वारा नहीं होता है, बल्कि जो समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उन्हीं के अस्थिर पंज होते हैं, अस्थिर जो पंजे होते हैं, या फिर जो वहाँ के वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उसके द्वारा भी ये जमा किया गया अवसाद होता है। ठीक है, इसमें सागरीय जो स्थलखंड का कोई भी अवसाद को समावेश नहीं होता है। ठीक है, इसका जो गहराई होता है 3000 से 6000 मीटर होता है, काफ़ी गहरे भाग में होता है। ठीक है, और इस पर पतले लंबे कटक भी पाए जाते हैं, जैसे ये कटक मिलते हैं यहाँ पे। इसका सर्वाधिक विस्तार होता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि महासागरीय कटक। ठीक है, ओशियानिक रिज के नाम से जानते हैं, ओशियानिक रिज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये ओशियानिक रिज लंबे सकरे पर्वत की तरह होते हैं, ये भी काफ़ी ऊंचे होते हैं, जैसे कि इसके हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि मिड ओशियानिक जो रिज होता है वो काफ़ी एक लंबे और पतले सरकरे पर्वत की तरह ही होता है। इसका जो उत्पत्ति होती है नीचे से जो निकलने वाले मैग्मा होता है इसके ऊपर आकर के यहाँ पे चिपक जाने की वजह से होता है। जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि दो प्लेटों का जहाँ पे अपसरण हो रहा है, अपसरण मतलब कि एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये प्लेट इस दिशा में जा रहे हैं और ये प्लेट इस दिशा में जा रहे हैं, तो जो बीच में मैग्मा आएगा तो यहाँ पे जमते जाएगा, और ये इधर जो ये रचनात्मक प्लेटों का रचनात्मक किनारा होता है, जबकि ये प्लेटों का विनाशात्मक किनारा होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्लेट जाएगा और अंततः ये खाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाई का निर्माण हो जाता है, मध्य महासागरीय खाई हो या ओशियानिक ट्रेंच के नाम से जानते हैं, जबकि इसको ओशियानिक रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ओशियानिक रिज है और ओशियानिक ट्रेंच है। और यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें थोड़ा सा गहराई टाइप का दिख रहा है, तो ये रिफ्ट वैली के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये वाला भाग रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके मैं काफ़ी डिटेल दिया गया हूँ, यदि नहीं आप लोग देखे होंगे तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि जो गर्त होता है ये जो पूरे जितने भी उच्चावच होते हैं सबसे गहरे भाग यही होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गहराई पे यही मिलते हैं, जबकि जो ये सागर के बीच में नहीं मिलते हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ से तट का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र के पास भी मिलते हैं। जितने भी गर्त देखे होंगे, जो मुरियाना ट्रेंच है ये भी जो प्रशांत महासागर के हैं पूर्वी तट पे ही है। ठीक है, जो कि जापान के पास में है। ठीक है, तो मेरियाना ट्रेंच हैं, जितने भी ट्रेंच हैं लगभग या तो द्वीपों के आसपास हैं या फिर महाद्वीपों के समानांतर ही हैं लगभग। ठीक है, तो इसका निर्माण वैसे द्वीपों के ही समानांतर हुआ है। ठीक है, और इसका जो अभी तक जितना खोज किया गया है गर्तों की संख्या वो लगभग 57 है। ये चैलेंजर अभियान जिस समय चलाया गया था उस समय उसी के दौरान ये 57 गर्तों की खोज हुई थी, और अभी तक का जो सर्वाधिक जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही मिलता है। ठीक है, जो सबसे गहरा गर्त है मोरियाना ट्रेंच है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलता है। ठीक है, मोरियाना गर्त ये इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गर्त दिया हुआ है और बाकी अवस्थिति दी हुई है। सारा जो जितने भी गर्त हैं इसको याद कर लीजिएगा लाइन बाई लाइन, ये यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये गर्त के एक का नाम दे देगा कि फिलीपींस गर्त कहाँ पाए जाते हैं, चाहे से गर्त कहाँ मिलते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चॉइस करना रहेगा। ठीक है,
तो इसमें देख लेते हैं कि जो मरियाना गर्त है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस गर्त हैं वो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, जबकि प्रिटोरिको जो गर्त हैं वो कैरेबियन द्वीप या अटलांटिक महासागर में हैं पाए जाते हैं। दूसरा जोरमासे गर्त हैं वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हैं वो इंडोनेशिया के पास हैं जो हिंद महासागर में है, ठीक है। जो टोंगा गर्त हैं मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। जो कि टास करोरा जो गर्त हैं वो जापान के जो पश्चिम पूर्वी तट पे है, ठीक है, प्रशांत महासागर में ही है। तो इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ये यहाँ तो ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है या फिर ऑप्शन के रूप में दे देगा कि एक उसका नाम देगा और बाकी कई क्षेत्र का नाम देगा, उसमें से चॉइस करना रहेगा, ठीक है। जो कि सर्वाधिक अभी जानते हैं कि मेरियाना ग्रंथ सर्वाधिक ये लगभग 11 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, ठीक है। इसका जो ये गर्त होता है पूरे जितने भी महासागरीय नितल हैं उसके 7% भाग पे मिलते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई 300 से 500 किलोमीटर लंबाई होती है, जबकि चौड़ाई 30 से 100 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब अगला जो उच्चावच है वो सी माउंट या गुएट है। ये सी माउंट एक तरह से पर्वत की भांति होता है, जैसे स्थल खंड पे पर्वत पाए जाते हैं वैसे ही सागरीय प्लेन होता है, प्लेन भाग पर सी माउंट का निर्माण होता है, पर्वत की तरह होते हैं। इसका जो निर्माण होता है मैग्मा के निकलने से बनता है। प्लूम होते हैं बीच वाले भाग में, तो प्लूम कभी निकलते हैं तो इसका मैग्मा के निकलने से या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये ज्वालामुखी द्वारा समुद्र के अंदर ही जम जाते हैं और पर्वतनुमा आकृति बन जाते हैं। इसको सी माउंट या इंग्लिश में हिंदी में इसको समुद्री पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। और गुयोट भी एक समुद्री पर्वत की तरह ही होता है। अंतर केवल ये होता है कि इसका जो शिखर वाला भाग होता है सी माउंट का नुकीला होता है, जबकि गुयोट का चौरस होता है, ठीक है। जैसे पठार होता है, पठार की तरह ही होता है गुयोट, ठीक है। कभी कभी इसको समुद्री पठार के भी नाम से जानते हैं। हालांकि ये जो समुद्री ये पठार है, इतना जो स्थल खंड के जो पठार होते हैं काफ़ी विस्तृत होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होते हैं, जबकि ये इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, ठीक है। तो ग्योट है इसका जो ज्वालामुखी द्वारा निर्माण होता है। सर्वाधिक जो ग्योट है प्रशांत महासागर में मिलता है, ठीक है। तो ये रहा महाद्वीपीय नितल और उसके उच्चावच संबंधित विशेषताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी कभी जैसे या तो यूजीसी नेट में पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर जो यूपीएससी का जो चाहे सिविल सर्विस हुआ या फिर जो सीडीएस या एनडीए के परीक्षा में इतना डीपली पूछा जाता है। अन्यथा ये बहुत यहाँ से सामान्य ही क्वेश्चन आते हैं। जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं उसमें सामान्य क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष रूप से फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा ये या डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर उसका आंसर देंगे। और जो अगला क्लास होगा इसी का जो अगला भाग होगा, ये जितना भी हम लोग स्थलाकृति देखे हैं या उच्चावच देखे हैं इसी को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, अर्थात जो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में देखेंगे कि कौन वहाँ पे कौन कौन से गर्त हैं या कौन कौन से कटक पाए जाते हैं, या फिर जो वहाँ का ढलान है कैसे है, या जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वहाँ पे कौन कौन सा महाद्वीपीय मग्न तट हैं और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।